एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे इंडिया को घड़ी पहनना सिखाया। एक टाइम तो ऐसा था कि भारत के हर दूसरे घर में एचएमटी की रिस्ट वॉच जरूर होती थी। शादी ब्याह में तो दूल्हे को एचएमटी की वॉच गिफ्ट करना मानो एक ट्रेडिशन सा बन चुका था। मतलब कि उस दौर में 100 में से 90 घड़ियां तो सिर्फ और सिर्फ एचएमटी की ही बिकती थीं। लेकिन दोस्तों, जिसने पूरे देश को टाइम दिखाया वही कंपनी खुद वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल क्यों नहीं पाई? क्या हुआ इस कंपनी का? और क्या एचएमटी आज भी जिंदा है? सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत को आज़ादी मिले अभी कुछ ही साल हुए थे और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि भारत हर फील्ड में ही आत्मनिर्भर बने। मतलब कि हमें मशीनन्स और इंडस्ट्रियल टूल्स के लिए फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसी सोच के साथ उन्होंने कई सारी कंपनी शुरू की और उन्हीं में से एक थी हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, यानी कि एचएमटी, जिसकी नींव रखी गई थी 1953 में। शुरुआत में इसका काम था मशीनन्स के लिए टूल्स बनाना, यानी ऐसे टूल्स जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम आ सके। लेकिन बाद में नेहरू जी ने एचएमटी को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी घड़ी बनाने की। नेहरू जी चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी में समय की पाबंदी आए, क्योंकि एक नई डेवलपिंग कंट्री के लिए डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी था। हालांकि उस टाइम मार्केट में घड़ियां मिलती तो थी, लेकिन इंपोर्टेड होने की वजह से उसका प्राइस इतना हाई था कि आम आदमी के लिए वे बस एक सपना बनकर रह जाती थी। ऐसे में उन घड़ियों को सिर्फ अमीर और बड़े अफसर्स ही अफोर्ड कर पाते थे। बाकी लोग या तो रेलवे स्टेशन की बड़ी क्लॉक देखकर समय जानते थे या फिर सूरज की डायरेक्शन से अंदाजा लगाते थे। और दोस्तों, इसी गैप को ही फील करने के लिए एचआईएमटी ने 1961 में जापान की सिटीजन वॉच कंपनी के साथ मिलकर बेंगलुरु में घड़ी बनाने की शुरुआत की। इस तरह से ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने रिस्ट वॉचेस बनाने का काम शुरू किया था। और फिर 1963 में एचआईएमटी ने अपनी पहली घड़ी जनता नाम से लॉन्च की। और पता है, इस नाम के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एक्चुअली उस दौर में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी वॉच कंपनीज का फोकस सिर्फ इलाइट क्लास पर था। आरएक्स एंड ओमेगा जैसी कंपनीज ऐसी घड़ियां बना रही थीं जो सिर्फ अमीरों की कलाई पर सस्ती थीं। इस वजह से घड़ी एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। लेकिन एचएमटी ने इस भीड़ से अलग रास्ता चुना, क्योंकि उनका मानना था कि अगर घड़ी सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित रही तो इसका असली फायदा देश की बड़ी पॉपुलेशन यानी कि जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी सोच से ही उन्होंने जनता नाम से अपने वॉच को मार्केट में उतारा। और सच कहें तो ये घड़ी एचएमटी की सबसे फेमस वॉच बन गई, क्योंकि कंपनी ने इस मॉडल की लगभग 15 करोड़ वॉचेस बेची और इस तरह से जनता एचएमटी की सबसे ज्यादा बिकने वाली वॉच साबित हुई। लेकिन दोस्तों, ये सक्सेस ऐसे ही बिना कुछ किए नहीं मिल गई, बल्कि इसके पीछे भी कई सारे रीजंस थे, जिनमें पहला था इसका सिंपल और एलिगेंट डिज, जो हर उम्र और हर क्लास के लोगों के लिए परफेक्ट था। दूसरा रीजन था क्वालिटी के साथ साथ इसका अफोर्डेबल प्राइस, कीमत सिर्फ 112 रुपये थी। और इसी वजह से इस घड़ी को क्लर्क, टीचर या स्टूडेंट सभी लोग आराम से अफोर्ड कर सकते थे। तीसरा रीजन था सेलिब्रिटी टच। असल में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय उन्हें जनता घड़ी पहनते हुए देखा गया था। और जिस घड़ी को उनका प्राइम मिनिस्टर पहन ले वो लोगों के लिए खुद ब खुद खास बन जाती है। इसीलिए जब एचएमटी की जनता वॉच आई तो लोगों ने सिर्फ इसे एक घड़ी नहीं बल्कि देश के डेवलपमेंट का सिंबल समझा, जिसके बाद से उस दौर में एचएमटी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई, जिसके अंदर पायलट, कोहिनूर, चिराग, कंचन, जवान और रजत जैसे कई सारे मॉडल्स मार्केट में उतारे गए। और पता है, इनमें से भी सबसे स्पेशल थी एचएमटी कंचन। एक्चुअली कंचन नाम का मतलब ही होता है गोल्ड, वेल्थ और शाइनिंग। और इस वॉच को शादी ब्याह के टाइम पर गिफ्ट देने का एक रिवाज सा बन गया था। इसीलिए तो ये घड़ी डरी वॉच के नाम से भी काफी पॉपुलर हुई थी। कुछ इसी तरह से एचएमटी जवान और एचएमटी पायलट भी बहुत पॉपुलर हुई। और क्योंकि इसका नाम आर्म फोर्सेस से जुड़ा था, इसीलिए सेना से जुड़े लोग या फैमिली जिसे पहनना पसंद करते थे।
इस तरह से किसी के पास HIMT वॉच होना अब सिर्फ टाइम देखने की बात नहीं थी, बल्कि ये सोशल स्टेटस और प्राइड की बात बन गई थी। और हाँ, HIMT सिर्फ घड़ियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 1971 में चेकोस्लोवाकिया की मोटोको कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन करके उसने अपने ट्रैक्टर बिजनेस की भी शुरुआत कर दी थी। और फिर कुछ ही सालों में HIMT के ये ट्रैक्टर्स किसानों के बीच काफ़ी डिमांड में आ गए। उनके पॉपुलर मॉडल्स जैसे जर 3511 और 5911 को किसानों ने ड्यूरेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए पसंद किया। दूसरी तरफ HIMT वॉचेस की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसे कंपनी के लिए फुलफिल करना मुश्किल हो गया था। लोग अक्सर एक घड़ी के लिए ही कई कई महीनों तक वेट करते थे, और फिर इसी डिमांड को ही समझते हुए HIMT ने 1972 में श्रीनगर के जैनाकोटे और 1978 में कर्नाटका के तुमको में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोली, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा वॉचेस बना सके। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इसके बावजूद लोगों को वेटिंग पीरियड से छुटकारा ही नहीं मिला। अभी तक कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो था और लोग HIMT वॉचेस पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। उस समय कंपनी का लॉयल कस्टमर बेस तो इतना मजबूत हो गया था कि HIMT लगभग हर घर में ही पहुंच चुकी थी। अब दोस्तों, उस दौर में यह कंपनी सिर्फ मैकेनिकल वॉचेस बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी में भी बदलाव होने लगा, क्योंकि 1980 आते आते पूरी दुनिया भर में क्वार्ट्ज रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। यानी कि ऐसी घड़ी की डिमांड बढ़ने लगी जो कि बैटरी से चला करती थी, जबकि मैकेनिकल वॉचेस में स्प्रिंग्स और गीज लगे होते थे और यह उसी से चलती थी। यानी इसमें बैटरी लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे चलाने के लिए बार बार घड़ी में चाबी भरनी पड़ती थी, और इसी वजह से इसका टाइम क्वार्ट्स के जितना एक्यूरेट नहीं होता था। क्वार्ट्स रिवॉल्यूशन के दौरान पूरी दुनिया में इन घड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, और HIMT की पार्टनर सिटीजन कंपनी ने भी इस फील्ड में बहुत बड़ा नाम बना लिया। ऐसे में जब HIMT ने देखा कि पूरी दुनिया मैकेनिकल से क्वार्ट्स पर शिफ्ट हो रही है, तो फिर उसने भी इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने की सोची। इसके लिए उन्होंने तुमको वाली फैक्ट्री को क्वार्ट्स वॉचेस बनाने के लिए कन्वर्ट कर दिया, और यहीं से HIMT ने 1981 में सोना और विजय नाम से अपनी क्वार्ट्स वॉचेस एलचैक कर दी। अब कंपनी को अपनी इन घड़ियों से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जल्दी उन उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि HIMT की क्वार्ट्स घड़ियां इंडिया में पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। पर दोस्तों, सवाल उठता है कि इतने रेप्यूटेड ब्रांड के साथ में ऐसा हुआ क्यों? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह थी टाइमिंग और मार्केट अंडरस्टैंडिंग। जब क्वार्ट्ज गाड़ियां मार्केट में आई थीं, तो ये अपने टाइम से कहीं आगे थी। उस दौर में इंडियन कस्टमर्स अभी भी मैकेनिकल और हैंड वाइंडिंग वॉचेस को ही सबसे ज्यादा रिलायबल और भरोसेमंद मानते थे। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शुरुआत में HIMT की क्वार्ट्ज वॉचेस थोड़ी महंगी थी, क्योंकि HIMT ने यह टेक्नोलॉजी जापान की सिटीजन कंपनी से ली थी। यानी कि उन्हें कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, जो कि काफी महंगे हो जाते थे। इसका असर यह हुआ कि HIMT की क्वार्ट्ज वॉचेस महंगी बनी और मिडिल क्लास इंडियंस के बजट के बाहर चली गई। ऊपर से HIMT ने इन वॉचेस की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। रिजल्ट ये हुआ कि लोग इन नई वॉचेस को अपनाने से हिचकिचाने लगे, और क्वार्ट्ज वॉचेस उम्मीद के मुताबिक पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर सकी। लेकिन फिर उसी साल मार्केट में एक और बड़ा बदलाव आया। हुआ ये कि 1981 में जापानीज ब्रांड्स ने हैदराबाद ऑलविन वॉचेस के साथ मिलकर इंडिया में एंट्री ले ली। आइडिया भी लगभग वही था जो कि सिटीजन और HIMT पार्टनरशिप का था, यानी अफोर्डेबल और मॉडर्न वॉचेस को इंडियन मार्केट में लाना। लेकिन सैकों की एंट्री थोड़ी देर से हुई। HIMT पहले से ही मार्केट में स्ट्रांग प्रेजेंस और लॉयल कस्टमर बेस बना चुकी थी। लोग HIMT की घड़ियों पर भरोसा करते थे। ऐसे में इस नए ब्रांड के लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना आसान नहीं था। इसी वजह से कि पार्टनरशिप कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। लेकिन पता है, ये तो बस अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि आगे कंपटीशन और भी टफ होने वाला था। असल में 1984 में मार्केट एंट्री हुई HIMT के सबसे बड़े कॉम्पिटिट टाटा की, जब टाटा ग्रुप ने तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर टाइटन इंडस्ट्रीज की नींव रखी। इस इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले टाइटन ने मार्केट को बहुत ध्यान से स्टडी किया था, और इसीलिए उन्हें साफ दिख रहा था कि मैकेनिकल वॉचेस में HIMT पहले से ही किंग है। इसीलिए टाइटन ने सीधा वही रास्ता चुना जिसमें HIMT बहुत बड़ा नुकसान कर चुका था, और वो था क्वार्ट्ज वॉचेस। पर सवाल यह है कि टाइटन ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? असल में टाइटन को यकीन था कि अगर सही मार्केटिंग और मॉडर्न डिजाइन दिया जाए, तो क्वार्ट्ज वॉचेस ही भारत का फ्यूचर बनेंगी। इसीलिए 1987 में
टाइटन ने अपनी क्वार्ट्ज वॉचेस एलची कर दी और इसी साल इन्होंने अपना पहला प्रिंट एडवर्टाइजमेंट भी निकाला। इस एड में टाइटन की खूबसूरत वॉचेस का पूरा कैटलॉग दिखाया गया था, जो कि इतना पसंद किया गया कि लोग इसे अखबार या मैगजीन से काटकर अपनी जेब में रख लेते थे। और फिर जब वह टाइटन शोरूम में जाते तो सीधे वही कटआउट सेल्समैन को दिखाकर कहते कि हमें ये वाला मॉडल चाहिए। इसके अलावा भी टाइटन ने कई सारे अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन चलाए, वॉचेस को फैशन एक्सेसरी की तरह प्रमोट किया और हर एज ग्रुप के लिए मॉडर्न डील्स पेश किए। टाइटन्स एंड इंटरनेशनल कलेक्शन ऑन एफ ओवर 155 क्वार्ट्स वॉचेस। इस तरह से सिर्फ 3 साल में ही टाइटन काफी पॉपुलर हो गया और धीरे धीरे एचएमटी का मार्केट शेयर खाने लगा। अब यह तो क्लियर था कि मार्केट क्वार्ट्स की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसी वक्त एचएमटी ने एक गलत मूव लिया और डिमांड को अच्छी तरह से समझने की बजाय उन्होंने और मैकेनिकल फैक्ट्रीज खोलनी शुरू कर दी। मतलब कि जब लोग स्टाइलिश और लाइटवेट टाइटन वॉचेस खरीद रहे थे, तब उस के करीब 350 इंजीनियर्स ने कंपनी छोड़कर टाइटन को ज्वाइन कर लिया था। और दोस्तों, ये 350 इंजीनियर्स कोई आम एम्प्लॉय नहीं थे, बल्कि ये वही लोग थे जो एचएमटी के प्रोडक्शन, डिजाइन, आरडी और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को संभाल रहे थे। मतलब कि इनके जाने के बाद से एचएमटी की टेक्निकल बैकबोन ही टूट गई थी। इधर टाइटन को रेडीमेड ट्रेंड एक्सपर्ट्स मिल गए थे, जो कि एक नई कंपनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। इन इंजीनियर्स ने टाइटन के प्रोडक्शन प्रोसेस को काफी तेज और एफिशिएंट बना दिया। साथ ही मार्केट ट्रेंड्स को समझकर कुछ ऐसे डिजाइन्स बनाए जो कि लोगों को काफी पसंद आए। रिजल्ट ये सामने आया कि अब मैकेनिकल वॉचेस लोगों को पुरानी और हैवी लगने लगी। इसी बीच 1990 में एचएमटी को एक और बड़ा झटका लगा, जब कश्मीर का हाल अचानक बहुत खराब हो गया। वहां विद्रोह और आतंकवाद तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे शहर और गांव दोनों में दंगे और हमले आम होने लगे थे। और इसका बहुत बड़ा असर एचएमटी के श्रीनगर फैक्ट्री पर भी पड़ा और फैक्ट्री में काम कर रहे जनरल मैनेजर की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। यहां तक कि फैक्ट्री को आग लगाने की भी कोशिश की गई और इस घटना के बाद से प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक गया। लेकिन फिर भी एम्प्लॉइज को सैलरी देना तो कंपनी के लिए जरूरी ही था। इस तरह से करीब 500 से भी ज्यादा लोग बिना कोई काम किए ही सैलरी पा रहे थे, जिससे कंपनी पर वर्किंग कैपिटल का भारी प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि इन सभी डाउनफॉल्स के बाद भी 1991 तक एचएमटी के पास करीब 8,000 एम्प्लॉइज थे और यह 7 मिलियन यानी कि 70 लाख से भी ज्यादा घड़ियां बेच चुका था। और हाँ, इसी टाइम पर कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर सेल्स रेवेन्यू 300 करोड़ रुपए दर्ज किया था, जो कि उस टाइम के हिसाब से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन अब इसके बाद से जो कुछ हुआ, उसने एचएमटी की पूरी कहानी ही पलट दी। एक्चुअली 1991 में आया लिबरलाइजेशन, जिसने पूरी इंडियन मार्केट का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। असल में 1991 से पहले तक किसी भी फॉरेन कंपनी को भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए किसी इंडियन ब्रांड के साथ में पार्टनरशिप करनी पड़ती थी और सरकार की दर्जनों शर्तें माननी पड़ती थीं। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद अचानक सब दरवाजे खुल गए। अब कोई भी फॉरेन कंपनी सीधे इंडिया में आ सकती थी, वह भी बिना किसी रोक टोक के। और बस यहीं से शुरू हुआ असली कंपटीशन। लिबरलाइजेशन के बाद कई सारे फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में आए, जैसे कि कार्टियर, कैसियो, टाइमक्स, स्वच्छ और टॉमी हिलफिगर। और अब इनके आने के बाद से घड़ियों की दुनिया ही बदल गई। पहली बार इंडियन कस्टमर्स के पास में इतनी सारी चॉइसेस थी। उनकी घड़ियां क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी पर बनी थीं,